नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम वेस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद डिवीज़न में जो रैंकर कोटे के तहत JEE-TRD का 17 जनवरी 2026 को एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो पार्ट फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Before charging any new electrified section on 25 kV, whose section is required? 25 kV AC पर किसी भी नए विद्युत खंड को चार्ज करने से पहले किसकी मंजूरी आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है? PCEE की। किसकी होती है? PCEE की। ऑप्शन नंबर 4 डी। पहले नए जो इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्शन होता था उसमें CRS आते थे, अब CRS को ख़त्म करके किसको पावर दे दी है? PCEE को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द शॉर्टेस्ट सेक्शन ऑफ OHE विच कैन बी आइसोलेट मैनुअली इज। OHE का सबसे छोटा खंड जिसे मैनुअली पृथक किया जाता है उसे कहा जाता है। तो OHE का ऐसा छोटा खंड जिसे मैनुअली हम पृथक करते हैं वो कहलाता है एलिमेंट्री सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? एलिमेंट्री सेक्शन। अब सेक्शन अपने जो होते हैं, एक तो सेक्टर होता है। कौन सा होता है? सेक्टर। एक होता है सब सेक्टर और एक होता है एलिमेंट्री सेक्शन। सेक्टर जो होता है TSS से लेके SP तक की दूरी को हम सेक्टर कहते हैं। किससे? TSS से SP तक की दूरी को सेक्टर कहते हैं। या फिर FP से लेके SP तक की दूरी को हम सेक्टर कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि OHE का ऐसा खंड जिसकी सप्लाई को CV द्वारा, किसके द्वारा? CV द्वारा ऑपरेट करें तो वो सेक्टर कहलाएगा। अब सब सेक्टर होता है कि TSS से SSP या फिर SSP से SP या फिर SSP से SSP या फिर SSP से FP। एक SSP आना चाहिए तो वो सब सेक्टर कहलाता है। या फिर सब सेक्टर को हम ये भी कह सकते हैं OHE का ऐसा खंड जिसकी सप्लाई को हम BM द्वारा ऑपरेट करें। किसके द्वारा? BM द्वारा ऑपरेट करें, वो सब सेक्टर। और एलिमेंट्री सेक्शन वो होता है कि OHE का ऐसा खंड जिसे हम मैनुअली पृथक कर सकें, वो एलिमेंट्री सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 25 kV ट्रैक्शन नीड विच टाइप ऑफ पावर सप्लाई। 25 kV ट्रैक्शन प्रणाली को किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो 25 kV में किसकी होती है? सिंगल फेज की। किसकी होती है? सिंगल फेज की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटरप्टर कैन बी ऑपरेट थ्रू विच ऑफ दीज। इंटरप्टर किस माध्यम से संचालित? इंटरप्टर जो BM होते हैं वो किस माध्यम से संचालित किए जा सकते हैं? तो बाई रिमोटली या बाई लोकली या फिर मैनुअली या फिर इन सभी। जो BM होते हैं वो रिमोट से भी होते हैं, TSS ऑपरेटर द्वारा स्थानीय कंट्रोल से हो जाते हैं, वो मैनुअली रूप से। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी प्रकार से हम इंटरप्टर को संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ CV ओवर इंटरप्टर। इंटरप्टर की तुलना में CV का मुख्य लाभ क्या है? तो CV होती है BM की तुलना में इसका मुख्य लाभ क्या होता है? तो कैन बी आइसोलेट बाई रिमोट कंट्रोल द्वारा पृथक किया जा सकता है। या लेस मेंटेनेंस, कम रखरखाव। या ऑटोमेटिक ट्रिपिंग ऑफ सर्किट व्हेन फॉल्ट होने पर अपने आप सर्किट ट्रिप करना, या फिर ये सभी। तो जो BM की तुलना में CV का सबसे मेन एडवांटेज जो होती है इसमें वो क्या होता है कि CV अपने आप ही फॉल्ट होने पर ट्रिप हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? 5 का ऑप्शन नंबर सी के फॉल्ट होने पर ये अपने आप सर्किट को ट्रिप कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस बिटवीन वन एंकरिंग एंड टू अदर एंकरिंग एंड ऑफ OHE कंडक्टर इज कॉल्ड। OHE कंडक्टर के एक एंकरिंग से दूसरे एंकरिंग के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक एंकरिंग से दूसरी, जैसे OHE यहाँ से स्टार्ट हुई और एंड में यहाँ जाके ख़त्म हुई, तो एक एंकरिंग से दूसरी एंकरिंग तक के बीच की दूरी को हम कहते हैं टेंशन लेंथ। क्या कहते हैं? टेंशन लेंथ। अब स्पान लेंथ अलग होती है। स्पान लेंथ होती है कि एक मास्ट से दूसरे मास्ट तक के बीच की जो दूरी होती है वो स्पान लेंथ कहलाती है। और इनकम्बरेंस क्या होती है कि सपोर्ट पे या कहीं भी कैटनरी और कॉन्टैक्ट के बीच की जो वर्टिकल दूरी होती है वो इनकम्बरेंस कहलाती है। और स्टेगर जो कॉन्टैक्ट वायर और में जो जिगजैग तरीके से जो कॉन्टैक्ट वायर रखा जाता है पेंटो, वो क्या कहलाता है? स्टेगर कहलाता है। तो एक एंकरिंग से दूसरे एंकरिंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? टेंशन लेंथ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट शुड बी नंबर प्लेट ऑफ OHE स्ट्रक्चर ऑफ डाउनलाइन? डाउनलाइन के लिए OHE संरचनाओं की नंबर प्लेट क्या होनी चाहिए? तो डाउनलाइन के लिए क्या होता है कि इसके पहले आंसर बताते हैं। इसका हुआ 740/12, 75/14 और 75/16। ऑप्शन नंबर बी। अब दो तरह की लाइनें होती हैं, एक अप लाइन होती है और एक डाउन लाइन होती है। डाउन लाइन, तो अप और डाउन लाइन में जो हम जैसे 1 से 10/1, 1 से 10/3, 1 से 10/5, ये तो होगी अपलाइन। अपलाइन में 1 से 10 तो ये किलोमीटर दर्शाएगा और ये खम्बा नंबर दर्शाएगा कि 1 से 10 किलोमीटर का पहला खम्बा, 1 से 10 किलोमीटर का तीसरा खम्बा, 1 से 10 किलोमीटर का 5वां खम्बा। तो यदि खम्बे के नंबर जो हैं दर्शाने वाले ये विषम संख्याओं में होंगे तो ये अपलाइन में होंगे, और यही नंबर सम संख्या में होते कि 1 से 10/2, 1 से 10/4, 1 से 10/6। तो ये सम संख्या में कि 1 से 10 का कौन सा मास्ट दूसरा मास्ट, 1 से 10 का कौन सा मास्ट चौथा मास्ट, 1 से 10 किलोमीटर का कौन सा मास्ट छठवां मास्ट। तो ये डाउन लाइन में होंगे। कौन से में होंगे? डाउन लाइन। तो अप लाइन में जो मास्ट की संख्या होती है वो विषम में होगी, और जो डाउन लाइन में जो मास्ट की संख्या होगी, मास्ट के नंबरों की संख्या जो होगी वो कौन सी होगी? सम संख्या में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 70/3 नंबर प्लेट के लिए अंश प्रारंभिक स्टेशन से किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है, जबकि अब 70/3 का मतलब है कि 70/3, तो 70 किलोमीटर, और 3 से क्या पता हो रहा है? ये अपलाइन के लिए। कौन सा? अपलाइन। तो अपलाइन के लिए 70 किलोमीटर मास्ट के पुष्ट के मास्ट की क्रम संख्या को दर्शाता है कि 70 किलोमीटर पर तीसरा मास्ट है। कौन सा? अपलाइन के 70 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दो लगातार स्पान लेंथ के बीच का अंतर इतने से अधिक नहीं होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पान लेंथ शुड नॉट बी मोर देन। तो दो लगातार, जैसे एक स्पान लेंथ ये है और दूसरी स्पान लेंथ ये है, तो इन दोनों स्पान लेंथों में जो अंतर होना चाहिए वो कितने मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो होती है 18 मीटर से। तो ऑप्शन नंबर सी। कितने मीटर से? 18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द टाइप ऑफ ओवरलैप इज फॉर्मेड एट द एंड ऑफ एवरी टेंशन लेंथ? इनमें से किस प्रकार का ओवरलैप प्रत्येक टेंशन लेंथ के अंत में बनता है? तो जो टेंशन लेंथ के अंत में हम जो ओवरलैप बनाते हैं वो या तो आइसोलेटेड ओवरलैप होता है, आइसोलेटेड, या फिर अनइंसुलेटेड ओवरलैप होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। या तो इंसुलेटेड ओवरलैप
या फिर आइसोलेटेड इन। अब एक होता है आई ओवरलैप IOL, एक होता है ओवरलैप UIOL। तो ये होता है इंसुलेटेड ओवरलैप, OHE सेक्शनिंग में होता है, और ये होता है UIOL। टेंशन लेंथ को आगे बढ़ाए रखने के लिए हम UIOL ओवरलैप बनाते हैं। IOL ओवरलैप में जो गैप होता है दो OHE के बीच में वो 500 mm होता है। कितना होता है? 500 mm। और UIOL के बीच में कितने mm होता है? 200 mm होता है। IOL में कितना? 500 mm। UIOL में कितना होता है? 200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस ऑफ OHE सेक्शन बिटवीन FP एंड SP कोल्ड। FP और SP के बीच की OHE सेक्शन की दूरी क्या कहलाती है? तो मैंने अभी बताई थी कि FP और SP, FP फीडिंग पोस्ट, SP सेक्शन पैरेललिंग पोस्ट, इनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? सेक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? सेक्टर। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सेक्टर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अधिकतम स्पान लेंथ का निर्धारण किस पर निर्भर नहीं करता? डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम स्पान लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन ब्लो अप पे, या फिर वर्सान ऑफ ट्रैक पे, या इनकम्बरेंस पे, या फिर ग्रेडियंट पे। तो जो अधिकतम स्पान लेंथ का जो निर्धारण किस पे नहीं होता? ग्रेडियंट पर निर्भर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। What will be the OHE impedance for single track with return conductor? रिटर्न कंडक्टर के साथ सिंगल ट्रैक के लिए OHE प्रतिबाधा क्या होगी? तो इसकी OHE जो प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है? 0.70/70 डिग्री ओम प्रति किलोमीटर। कितनी होगी? सिंगल ट्रैक के लिए कौन से? OHE इम्पीडेंस फॉर सिंगल ट्रैक विद रिटर्न कंडक्टर। अब OHE के लिए जो इम्पीडेंस होता है वो सिंगल ट्रैक विद रिटर्न कंडक्टर। कौन सी? रिटर्न, RETURN, रिटर्न कंडक्टर। ये होता है अपना कितना? 0.41/70 डिग्री ओम प्रति मीटर। कितना? OHE इम्पीडेंस फॉर सिंगल ट्रैक विद रिटर्न कंडक्टर, विद रिटर्न कंडक्टर। यदि यही होता कि अपने कि सिंगल ट्रैक, कौन सा? सिंगल ट्रैक, सॉरी पहले वाला है विदाउट रिटर्न करंट। कौन सा है? विदाउट। ये विदाउट था 0.41/70, और यही होता विद रिटर्न करंट, विद रिटर्न करंट। तो जी होता 0.7/70 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? फिर बताता हूँ मैं कि सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर है कितना? 0.41/70 डिग्री ओम प्रति मीटर। अब यही होता सिंगल ट्रैक विद रिटर्न करंट। कौन सा? विद रिटर्न करंट। तो ये कितना होता? 0.70/70 डिग्री ओम प्रति। तो ये तो हो गया सिंगल का। विदाउट, कौन सा? विदाउट में 0.41 होता है, 0.41, और ये विद का होता है, विद रिटर्न करंट में 0.70/70 डिग्री। अब इसी में ये होता है कि डबल ट्रैक। कौन सा? डबल ट्रैक
वो तो सिंगल के, डबल ट्रैक विदाउट विदाउट होता तो इसका होता 0.24/70, और यही होता कि डबल ट्रैक विद रिटर्न, ये पहले विदाउट था और ये विद रिटर्न, तो ये होता 0.43/70 डिग्री। तो डबल ट्रैक में विदाउट होता है 0.24 और डबल ट्रैक में विद रिटर्न कंडक्टर होता है 0.43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। In mainline, we achieve maximum permissible relative gradient of contact wire in two adjacent spans should not be greater than। mainline वॉची में दो आसन स्पैन में कॉन्टैक्ट वायर का अधिकतम स्वीकार रिलेटिव ग्रेडियंट कितने से अधिक नहीं होने चाहिए। तो मेन लाइन पर जो रिलेटिव ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है 1.5 मीटर mm/मीटर। अब मेन लाइन पर ग्रेडियंट कितना होता है हमारा, ग्रेडियंट होता है 3 mm/मीटर, और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है हमारा, इसका आधा 1.5 mm/मीटर। यही यार्ड में या सेकेंडरी लाइन में होता तो ग्रेडियंट कितना होता है हमारा 10 mm/मीटर, कितना होता है 10 mm/मीटर, और रिलेटिव ग्रेडियंट होता तो वो कितना होता 5 mm/मीटर। तो मेन लाइन में ग्रेडियंट कितना होता है 3 mm/मीटर, और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है 1.5 mm/मीटर, और यार्ड में या सेकेंडरी लाइन में होता तो ग्रेडियंट कितना होता है 10 mm/मीटर, और रिलेटिव ग्रेडियंट कितना होता है 5 mm/मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। The fitting which used to transfer the weight of contact wire to catenary wire is called। कॉन्टैक्ट वायर के वजन को कैटनरी वायर में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली फिटिंग को क्या कहते हैं। तो कैटनरी वायर कॉन्टैक्ट वायर के वजन को कैटनरी वायर में जो स्थानांतरित करता है वो कौन सी फिटिंग होती है, वो होती है ड्रॉपर। कौन सी होती है, ड्रॉपर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। At obligatory structure of turnout, which of the these in the general इनकम्बरेंस। ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर के टर्नआउट में इनमें से कौन सा सामान्य इनकम्बरेंस है। तो जो ऑब्लिगेटरी मास्ट होता है उस पर कौन से वो होते हैं, तो जो टर्नआउट ओची होती है वो तो 1.5 1.4, और जो मेन लाइन वाली ओची होती है उनमें उसमें 0.9 मीटर का इनकम्बरेंस रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये ऑब्लिगेटरी मास्ट आया है, ऑब्लिगेटरी मास्ट पे कौन से पे, ऑब्लिगेटरी मास्ट। अब ऑब्लिगेटरी मास्ट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि ऑब्लिगेटरी मास्ट का IMP कितना होता है इम्प्लांटेशन। तो पहले 3 मीटर होता था, अब आ गया है 3.40 मीटर। कितना 3.04 मीटर। ऑब्लिगेटरी मास्ट पे मेन लाइन में जो ओची होती है उसमें जो इनकम्बरेंस होती है वो 0.9 मीटर की होती है, और जो टर्नआउट वाली ओची होती है वो 1.4 मीटर की रखी जाती है। कितने 1.4 मीटर की इनकम्बरेंस रखी जाती है। ऑब्लिगेटरी मास्ट पे जो टर्नआउट की हाइट होती है उस हाइट से कॉन्टैक्ट वायर जो टर्नआउट वाले मास्ट की जो टर्नआउट वाले ओची की जो कॉन्टैक्ट का वायर होता है वो 50 mm ऊपर रखा जाता है। जैसे टर्नआउट की हाइट रखी जाएगी 5.85, तो मेन लाइन वाली बार की रखी जाएगी 5.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। In AC traction, how many dropper are there in 72 meter span length।
एसी ट्रैक्शन में 72 मीटर स्पान लेंथ में कितने ड्रॉपर होते हैं? तो वो ड्रॉपर होते हैं 9 ड्रॉपर। मैंने बताया था ड्रॉपरों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, कि जितना स्पान है उस स्पान में 9, उस स्पान को 9 से डिवाइड करके जो आए उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 9 से 72, 8 बार 8 + 1 तो कितना आएंगे? 9 ड्रॉपर आएंगे। कितने आएंगे? 9 ड्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कैटनरी वायर इज मेड ऑफ विच मटेरियल? वॉची का कैटनरी वायर किस पदार्थ का बना होता है? तो जो कैटनरी वायर होता है वो किसका बना होता है? कैडमियम कॉपर का। किसका होता है? कैडमियम कॉपर का। तो कॉन्टैक्ट किसका होता है? कॉन्टैक्ट होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर। हार्ड ड्रॉन कॉपर। और कैटनरी वायर किसका बना होता है? कि कैडमियम कॉपर का। और जो ड्रॉपर होता है वो किसका होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का। हार्ड ड्रॉन कॉपर। तो कॉन्टैक्ट हार्ड ड्रॉन कॉपर, कैटनरी कैडमियम कॉपर, और जो ड्रॉपर होते हैं वो भी हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एसी ट्रैक्शन में इन एसी ट्रैक्शन हाई राइज वॉची द हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर इज मीटर। एसी ट्रैक्शन में हाई राइज वॉची में कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई होती है वो 7.57 मीटर होती है। कितनी होती है? 7.5। तो कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट की कितनी होती है? 7.57 मीटर। और जो कैटनरी वायर की होती है वो कितनी होती है? 8.97 मीटर। कितनी होती है? 8.97 मीटर। क्योंकि 7.157 में 1.40 जोड़ेंगे तो 8.97। अब हाईराइज वॉची में ही ऐसी जो स्टेगर होता है वो टेंजेंट ट्रैक पे स्टेगर होगा ±150 mm। और जो कर्व में होगा, क्या होगा? कर्व में होगा वो ±250 mm। कितना होता है? ±250 mm। अब यही टेंजेंट की जगह कन्वेंशनल वॉची होता। तो कन्वेंशनल वॉची में जो कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई होती है वो 5.80 मीटर। वैसे ACTM में 5.60 मीटर है, पर हम 5.80 लेते हैं। और 5.80 मीटर। और जो कैटनर की होती है वो 7.20 मीटर। 720, 580 और 720। और जो स्टेगर होता है टेंजेंट ट्रैक पे कन्वेंशनल वॉची में ±200 लेते हैं, 200। और जो कर्व में लेते हैं वो ±300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द पावर सप्लाई बिटवीन टू एडजस्ट ट्रैक्शन सबस्टेशन फीडिंग द वॉची इज सेपरेटेड बाई विच ऑफ दीज? वॉची की बिजली आपूर्ति करने वाले दो आसन कर्षण उपकेंद्र के बीच की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? मतलब जो दो TSS से सप्लाई आती है उनके बीच में दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाया जाता है? तो वो क्या कहाँ पर? वो होता है SP में। कहाँ होता है? SP। मतलब दो पावर सप्लाई के बीच जो ये दो TSS हैं, इन TSS के बीच में इन दोनों की सप्लाई अलग अलग रखने के लिए SP बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? SP। और SP पे क्या बनाते हैं हम? PTFE या न्यूट्रल सेक्शन वगैरह बनाते हैं, PTFE। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वॉची ड्रॉपर ऑफ द वॉची मेड ऑफ विच मटेरियल? वॉची का ड्रॉपर किस पदार्थ से बना होता है? तो मैंने बताया था वॉची में जो ड्रॉपर होता है वो किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का।
कौन सा, हार्ड ड्रॉन कॉपर का। तो क्या जो कॉन्टैक्ट वायर होता है वो भी हार्ड ड्रॉन कॉपर का होता है, और जो कैटनरी वायर होता है वो कैडमियम कॉपर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द डायमीटर ऑफ इंक्लाइन ड्रॉपर यूज इन ब्रैकेट असेंबली। ब्रैकेट असेंबली में जो प्रयुक्त इंक्लाइन ड्रॉपर होता है उसका व्यास कितने mm होता है। तो जो इंक्लाइन ड्रॉपर होता है वो 7 mm का होता है। कितना क्या होता है, 7। इसका जो आंसर दिया है उन्होंने वो 5 mm दिया है, पर 5 mm से हम जनरली जो ड्रॉपर बनते हैं वो ड्रॉपर ही स्पान में जो ड्रॉपर यूज होते हैं वो 5 mm के होते हैं, पर जो इंक्लाइन ड्रॉपर होता है वो कौन सा होता है, 7 mm का। क्यों, ACTM में इंक्लाइन ड्रॉपर का व्यास कितना दिया है, 7 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन AC सेक्शन डिस्टेंस of second dropper from first dropper in 72 स्पान लेंथ इन मीटर्स। एक AC टेक्सन में 72 मीटर स्पान लेंथ में पहले ड्रॉपर से दूसरे ड्रॉपर की दूरी कितनी होती है। तो जो 72 मीटर स्पान में जो पहले ड्रॉपर से दूसरे ड्रॉपर की दूरी होगी कितनी होती है, 6.75 मीटर। कितनी होती है, 6.75। पहला ड्रॉपर लगाया जाता है 2.25 मीटर पर, दूसरा लगाया जाएगा 6.75 मीटर पर, तीसरे फिर 9 मीटर की दूरी पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द डायमीटर ऑफ न्यू 107 स्क्वायर कॉन्टैक्ट वायर इज। 107 वर्ग mm का कॉन्टैक्ट वायर का व्यास कितना होता है। तो जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसका व्यास कितना होता है, 12.24 mm। कितना, 12। तो कॉन्टैक्ट वायर का कितना होता है, 12.24 mm। और जो कैटनरी वायर का व्यास कितना होता है कैटनरी वायर का व्यास कितना होता है, 10.54 mm। कितना, 10.54 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, an arrangement of OHE over a track where two sets of OHE conductors are run parallel to each other for a short distance and provide a smooth passage for pantograph is called। एक ट्रैक पर OHE की व्यवस्था जहां OHE कंडक्टरों के दो सेट थोड़ी दूरी के लिए साथ एक दूसरे के समांतर जाते हैं और पेंटोग्राफ के लिए सहज मार्ग प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओवरलैप। क्या कहलाता है, ओवरलैप। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रीसेग इन कॉन्टैक्ट वायर इज गिवन इन रेगुलेटेड OHE। रेगुलेटेड OHE में कॉन्टैक्ट वायर में पूर्व सेग क्यों दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है कि मेक कॉन्टैक्ट वायर हॉरिजेंटल विद पेंटोग्राफ अप्रोचिंग मिड स्पान। जब मिड स्पान के पास पेंटोग्राफ आए तो संपर्क तार को क्षैतिज रखने के लिए, या फिर इम्प्रूव करंट करेक्शन या हाई स्पीड उच्च गति पर बेहतर करंट करेक्शन के लिए, या फिर अवॉइड हॉगिंग एट लो टेम्परेचर, कम तापमान पर हॉगिंग से बचने के लिए। तो ये सभी के लिए ही हम कॉन्टैक्ट वायर में प्री सेग देते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द हॉरिजेंटल क्लियरेंस बिटवीन टू रनर ऑफ AC सेक्शन इंसुलेटर। AC सेक्शन इंसुलेटर के जो रनर होते हैं उनके बीच की जो हॉरिजेंटल दूरी होती है वो कितनी होती है। तो जो हॉरिजेंटल दूरी होती है दोनों रनरों के बीच में वो होती है 460 mm। कितनी होती है, 460 mm। जो अपना SI होता है, जो SI के ये जो रनर होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 460 mm। कितनी होगी, 460 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन AC सेक्शन विच जंपर डिस्ट्रीब्यूट करंट बिटवीन कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर। AC सेक्शन में कौन से जंपर से कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच करंट वितरण होता है। तो वो होता है C जंपर से। कौन से से होता है, C जंपर से करंट वितरण होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
नेम द डिवाइस विच इंस्टॉल इन कॉन्टैक्ट वायर टू सेपरेट टू एलिमेंट्री सेक्शन प्रोवाइड स्मूथ पैसेज ऑफ पेंटोग्राफ। उस उपकरण का नाम बताइए जो संपर्क तार में दो प्राथमिक अनुभाग को अलग करने के लिए स्थापित है और पेंटोग्राफ के लिए सुगम मार्ग प्रदान करता है। तो वो क्या होता है? सेक्शन इंसुलेटर। क्या होता है? सेक्शन इंसुलेटर। अब सेक्शन इंसुलेटर क्या होता है? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। सेक्शन इंसुलेटर ये अब एक एलिमेंट्री सेक्शन इधर होता है और एक एलिमेंट्री सेक्शन ये होता है। तो ये मैकेनिकल जब कोई पेंटो इस पर होकर गुजरता है तो ये मैकेनिकल ये मैकेनिकल भी देता है और दो अलग अलग एलिमेंट्री सेक्शनों को अलग करता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वेयर इज जी जंपर यूज? जी जंपर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इंसुलेटेड ओवरलैप में या टर्नआउट क्रॉस ओवर में या फिर अनइंसुलेटेड ओवरलैप टर्नआउट क्रॉस ओवर में या तो जो जी जंपर का प्रयोग किया जाता है वो इंसुलेटेड ओवरलैप, टर्नआउट और क्रॉस ओवर तीनों में ही किया जाता है। अनइंसुलेटेड ओवरलैप, टर्नआउट और क्रॉस ओवर में। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। जी जंप हाउ मैनी पीजी क्लेम्स आर रिक्वायर्ड फॉर जी जंपर? जी जंपर के लिए कितने पीजी क्लेम की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है पीजी जंपर के लिए? 3 पीजी क्लेम की आवश्यकता होती है। सॉरी 8, कितने? 8 पीजी क्लेम की आवश्यकता होती है। और सी जंपर के लिए कितने पीजी की? 2 पीजी के लिए होती है। और एफ जंपर के लिए कितने पीजी की होती है? 3 पीजी की होती है। तो जो इसमें जी जंपर दिया है तो कितने पीजी होंगे? 8 पीजी होंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू ऑफ विंड प्रेशर अक्रॉस द ट्रैक इज कॉल्ड। ट्रैक पर हवा के दबाव के कारण संपर्क तार का अपनी मूल स्थिति से विस्थापित होना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ब्लो ऑफ। क्या कहलाता है? ब्लो ऑफ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द दीज इज नॉट पार्ट ऑफ कैंटिलीवर असेंबली? इनमें से कौन कैंटिलीवर असेंबली का पार्ट नहीं है? तो स्टडी आर्म या एडजस्ट स्लिप या एंटी बैंड क्लैंप या पीजी क्लैंप। तो कैंटिलीवर में स्टडी आर्म भी होता है, एडजस्ट स्लिप भी होता है, एंटी बैंड क्लैंप भी होता है, पर पीजी क्लैंप नहीं होती। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। In regulator OHE system, which temperature increase the tension of OHE conductor? रेगुलेटर OHE प्रणाली में जब तापमान बढ़ता है तो OHE कंडक्टर में टेंशन क्या हो जाता है? बढ़ती है, घटता है या वही रहता है या फिर? तो रेगुलेटर OHE में तापमान घटने या बढ़ने से कंडक्टर में जो टेंशन होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कौन सा रहेगा? वही रहता है, रिमेन्स सेम। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? रिमेन्स सेम, वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द इनिशियल टेंशन इन अनरेगुलेटेड OHE? अनरेगुलेटेड OHE में टेंशन कितनी होती है? तो जो अनरेगुलेटेड OHE होती है वो कितनी होती है? उसमें 3000 किलोग्राम। कितनी होती है? 3000 किलोग्राम। अब OHE दो प्रकार की होती है। एक होती है रेगुलेटेड, एक होती है अनरेगुलेटेड। अब रेगुलेटेड OHE में जो टेंशन होती है वो 2000 kg की होती है। कॉन्टैक्ट और कैटनरी में 1000 kg की मिला के 2000 kg। और अनरेगुलेटेड OHE में जो होती है वो 3000 kg की। कितनी? 3000 kg की। अब रेगुलेटेड OHE मेन लाइन पर यूज की जा सकती है और अनरेगुलेटेड OHE हमेशा यार्ड में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों ये वेस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद डिवीजन में रैंकर कोटे के तहत 17 जनवरी 2026 को JEE-TRD का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।